नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। आज हमने बाजार पे दो स्पेशल गेस्ट को बुलाया है बात करने के लिए। बाजार में कोहराम मचा हुआ है, ग्लोबल इक्विटीज मेल्ट कर रही हैं, इंडिया भी बच नहीं सकता। एक तरफ इन्फ्लेशन, डिमांड स्लो डाउन, एक तरफ हॉकिश फेड और ऑफ कोर्स इंडियन सेंट्रल बैंक भी। इस करेक्शन के दौर में आपको कैसे बिहेव करना चाहिए अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं? तो हमारे पास जो हमारे साथ आज गेस्ट जुड़ रहे हैं, एक निखिल कामत ज़ेरोधा से, जो टेक्नोलॉजी बैक्ड ब्रोकरेजेस में सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, और हमारे साथ अमीषा वोरा, सीजन्ड वॉइस, करीब करीब 3 दशकों से इंडियन मार्केट्स देख रहे हैं और प्रभुदास लीलाधर ब्रोकरेज के को फाउंडर भी हैं और इंस्टीट्यूशन के साथ काफ़ी क्लोजली काम करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों को। निखिल, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, आप कुछ महीनों से ही हमारे से बातचीत में कॉशन करते आए हैं ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को, कुछ इंडिकेटर्स को देखते हुए कि भाई बाजार अच्छा नहीं है, केयरफुल रहिए, लाइट रहिए। लेकिन अगर आप मुझे बता सकें, क्या बाजार वाकई लाइट है? क्या रिटेल इन्वेस्टर्स सावधानी बरत रहे, या इस मेल्टडाउन में अच्छा खासा कुछ नए इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स को कुछ बहुत पुराने लेसन सीखने पड़ेंगे? तो मेरे ख्याल से मार्केट नीचे तो आया है, बट अगर आप कंपेयर करें ग्लोबल मार्केट्स के साथ, निफ्टी इज डाउन अबाउट 14%. दिस मेक्स इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स इन द वर्ल्ड स्टिल. मेरे ख्याल से द नैरेटिव ऑन इंडिया इज स्टिल वेरी पॉजिटिव ग्लोबली. अगर आप कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर से बात करें तो दे हैव बैड थिंग्स टू से अबाउट द वर्ल्ड, बट फ्रॉम अ रिलेटिव रेल्म इंडिया पे काफी अपबीट है. तो मुझे ये नहीं लगता कि कितना पैनिक आज न्यूज़ चैनल्स में दिख रहा है, और जैसे लोग कह रहे हैं कि मार्केट इतना गिर गया है. आई डोंट थिंक 13-14% करेक्शन इज सच अ बिग डील, especially after 100+% rally which we witnessed up until a few months ago. निखिल, तो वेरी नहीं, मेरे क्विकली। ख्याल से पैनिक तो नहीं है, राइट। but it is a correction, and I think we have to be cognizant of the fact that the world has done much worse, and all the geopolitical issues and economical issues that are going on right now. राइट। अमीषा, आपका तो बहुत बड़ा तजुर्बा है तेजी मंदी देखने का। इनफैक्ट आज मैं एक काफ़ी बड़े पुराने इन्वेस्टर साउथ बॉम्बे, आप हमारे कॉमन फ्रेंड भी हैं, उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि कभी अगर आपको मुंबई में, अगर मैं मुंबई लोकल की लैंग्वेज में बोलूं कि आपको चर्चगेट से विरार जाना है कंफर्टेबली, तो कई बार आपको चर्नी रोड पे एक्चुअली भीड़ के बीच में ही घुस जाना पड़ेगा। उसके बाद ट्रेन चर्चगेट जाइए, कम से कम आपको सीट तो मिल जाएगी, सो दैट आप वापस विरार जाएं तो आराम से बैठ के जाएं। वैसी फीलिंग आ रही है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? क्या हम एक कैपिचुलेशन वाले बॉटम, जिसमें सब कुछ घर बार लोग छोड़ देते हैं कि भाई बाजार देखना ही नहीं है अभी मुझे, क्या वो वाली फीलिंग अभी आ रही है या वो दूर है अभी? ना, आई डोंट थिंक वी हैव, हम लोग वहाँ पहुँचे हैं। वेदर रिटेल सेंटिमेंट देखूँ, वेदर इंस्टीट्यूशनल सेंटिमेंट देखूँ, तो ऐसा कोई पॉइंट पे नहीं आ गए हैं कि इट्स या वैल्यूएशन भी देखूँ तो कि एकदम थ्रो अवे, जैसे हम पहले बोलते थे ना, एक पे एक फ्री, ऐसा कोई सेल लगा है। अभी आई डोंट थिंक ऐसा कुछ भी हुआ है। एंड जैसे नितिन ने अभी कहा कि हमारा करेक्शन तो ग्लोबल करेक्शन से कम ही है। एंड जो फेज़ में अभी जो जा रहे हैं हम, एज ग्लोबल इकोनॉमी, जो 6 महीने से हम बोल रहे थे कि 6 महीने से भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ से ना ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ सकता है, ना इंटरेस्ट रेट घट सकते हैं। तो वहाँ से हम आगे वहाँ पहुँचे हैं कि इंटरेस्ट रेट सिर्फ बढ़ ही सकते हैं और ग्लोबल लिक्विडिटी सिर्फ कम ही हो सकती है। तो हम अभी भी फ्रॉम मार्केट रेंज जो आप कहोगे तो इन बिटवीन है, ऐसा कोई मेजर कैपिचुलेशन हो नहीं चुका है, एंड वी आर नॉट एट द बॉटम इज व्हाट आई फील। हाँ, फेयर पॉइंट, बिल्कुल। तो अभी गुंजाइश अभी की है। बिल्कुल, वैल्यूएशन पे तो हम बहुत ही कम गिरे हैं रिलेटिवली। यूएस में तो 25% नैस्डैक मेल्ट कर गया। निखिल, तो अभी इस समय ऐसे बाजार में आप कैसे देखते हैं अप्रोच करना चाहिए ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को? क्या इन्वेस्टर्स को डिप्लॉय करना शुरू कर देना चाहिए 3 से 5 साल के व्यू से? क्या ट्रेडर्स को निम्बल रहना चाहिए, क्योंकि गैप डाउन गैप अप बहुत हो रहे हैं? आपकी क्या एडवाइस रहेगी? तो जब निवेश करना है या जब इन्वेस्ट करना है, आई मीन टू प्रेडिक्ट दैट इज इम्पॉसिबल.
मेरे ख्याल से the regulator RBI and SEBI have done a reasonably good job in उन्होंने मार्केट में लेवरेज बहुत रिड्यूस किया है over the last quarter or two. अगर आप you see the recent regulation they passed on crypto, they made it very hard for people to transact in any form of crypto just preceding the huge massive correction that happened. So that has kind of created an artificial floor for the market that people are not stretched too thin. People are not extremely levered. Overall market मेरे ख्याल से inflation is a problem that is here to stay. अगर आप assume करें कि inflation today is 8-10%, traditionally the way to control inflation has been to take interest rates above inflation. So RBI I heard their commentary recently, and they said they will not do it abruptly, but they will increase rates slowly. तो अगर वो उस पाथ पे गए तो we'll probably see significantly higher rates over the next year or two. और जब rates बढ़ेंगे and liquidity goes down, corporate margins are bound to come down. Inflation up until the point that it is curtailed, commodity prices going up, wage inflation, all of this will affect corporate profitability significantly. So to expect a reasonable valuation over the next 1 or 2 years is fair. I don't think जैसे हम we've gotten used to these multiples, 30 times for IT companies and in some cases 50-60 times for chemical companies and stuff like that. That was significantly higher than the historical average. मेरे ख्याल से we go back to multiples like a historical average, and there people probably get a lot more comfort. अच्छी बात बोली आपने कि शायद 2-3 साल की हिस्ट्री देख के बाजार की डिस्टॉर्टेड हो गया इन्वेस्टर कम्युनिटी का व्यू, और वो न्यू नॉर्मल समझने लगे थे एलिवेटेड वैल्यूएशंस, क्योंकि रेट्स हाइक होंगे इंडिया में भी उसी लेवल से जैसे ग्लोबली, ये वैल्यूएशन मीन रिवर्ट करेंगे। इसलिए इन्वेस्टर्स को एक तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करना चाहिए क्योंकि वैल्यूएशन श्रिंक होंगे, दूसरा केयरफुल रहना चाहिए नया पैसा डालने के लिए। ये आपकी तरफ से बहुत अच्छी बात आ रही है। अमीषा, आपको इस समय कौन से एरियाज में इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट दिख रहा है? क्योंकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के आर फ्लश विद लिक्विडिटी, 12,500-11 हज़ार करोड़ का SIP फ्लो आ रहा है, फ्रेश इनफ्लो भी है क्योंकि एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है इंडिया में, लोग फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ मूव कर रहे हैं गोल्ड और FD से। तो वहाँ पे जब आपको बातचीत होती है आपकी डोमेस्टिक क्लाइंट से, कहाँ पे इंटरेस्ट है वैल्यूएशन का जहाँ पे वो लोग अपना शेयर बढ़ाना चाहेंगे बाजार में? देखिए, कपल ऑफ थिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लास्ट 2 साल जो तेजी चली उसमें द स्टाइल जो बहुत पॉपुलर रहा वो था ग्रोथ एंड मोमेंटम, और अभी जो स्टाइल फॉर इन्वेस्टमेंट्स जो थोड़ा रंग दिखा रहा है और जो भी चलेगा वो है वैल्यू। तो एक तो बड़ा शिफ्ट ये करने की ज़रूरत है पोर्टफोलियो में, और वो जो हो रहा है अक्रॉस इवन लार्ज म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो, उसको किस तरह से खेल रहे हैं। जैसे कि एक मैं कंपैरिजन बताऊं तो लास्ट 5 साल में या 6 साल में NBFCs डिड वेरी वेल। फर्स्ट बिकॉज बैंक्स बैलेंस शीट्स वर ब्रोकन, सेकेंड बिकॉज दैट व्हेन द इंटरेस्ट रेट साइकिल जबकि नीचे आ गई तो NBFC को तुरंत उनसे फायदा हो गया कॉस्ट ऑफ फंड्स में। मुझे लगता है अभी द शिफ्ट इन पोर्टफोलियो इज फ्रॉम NBFC टू बैंक्स, दैट इज द फर्स्ट शिफ्ट हैपनिंग विथ राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, क्योंकि NBFCs की कॉस्ट जल्दी आगे बढ़ जाएगी। जब तक कि बैंक को कासा का बड़ा एडवांटेज है तो उनकी कॉस्ट इतनी आगे नहीं बढ़ेगी, और उनकी बैलेंस शीट्स फुल्ली रिपेयर्ड है कि उनकी प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट कमी हो रही है। तो दैट इज वन शिफ्ट विच इज हैपनिंग इन पोर्टफोलियो बिकॉज ऑफ द वे जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, एक है कमोडिटी और रिसोर्स मैन्युफैक्चरर, एक है कमोडिटी और रिसोर्स कंज्यूमर्स। कौन है कमोडिटी कंज्यूमर्स? जैसे कि ऑटो स्टॉक्स हो गए, कैपिटल गुड्स हो गया, या कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गया, कंज्यूमर
जो भी कंज्यूमर रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने वाले हैं सब रिसोर्स को कंज्यूम करते हैं। अब ए उनकी कॉस्ट बढ़ रही है और बी इन्फ्लेशन की वजह से उनकी डिमांड घटेगी, तो उनके मार्जिन बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट में आ जाएंगे। अगेंस्ट दैट जो रिसोर्स कंपनीज है वो सबके रिसोर्स डॉलर डिनोमिनेटेड है, तो उनका रुपी डेप्रिसिएशन से भी फायदा होता है। तो एक दूसरा पोर्टफोलियो शिफ्ट ये हो रहा है कि रिसोर्स मैन्युफैक्चरर्स में या रिसोर्स कंपनीज में जा रहे हैं एज कंपेयर टू रिसोर्स कंज्यूमर्स। एंड थर्ड शिफ्ट कहीं ना कहीं और डिफेंस बिल्ड कर रहे हैं थ्रू भारती, थ्रू आईटीसी, कि जिनके अर्निंग्स काफ़ी न्यूट्रलाइज्ड है। जैसे भारती में भी ग्रोथ ऑन डेटा कंजम्पशन आते ही रहता है, माइग्रेशन हो रहे हैं बेटर प्लान्स में, तो उनका धीरे धीरे आरपू बढ़ रहा है। इस तरह से ब्रॉडली ये 3 थीम में मुझे लग रहा है कि पोर्टफोलियोज आर शफलिंग। इनफैक्ट आईटीसी भारती तो आउट परफॉर्म कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से, वैल्यूएशन कंफर्ट भी है वहाँ पे, तो वो डिफेंसिव पार्ट बना सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का इन्वेस्टर्स। और रिसोर्स यूजर्स, ऑटो, कैपिटल गुड्स जो 3-4 साल से अंडर परफॉर्म किए थे, अब जब कमोडिटी प्राइसेस 10-20% ऑलरेडी नीचे आ गए हैं टॉप से, ऑयल को छोड़ के बाकी कमोडिटीज़ नीचे आई हैं, वहाँ भी एक देखी जा सकती है। निखिल, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपके पास ज़ीरोधा आप ऑपरेट करते हैं, आपके पास एक सेंस है, एक पल्स है रिटेल इन्वेस्टर का। मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या लेवरेज इन द सिस्टम कम हो गया है इस करेक्शन के दौरान 6 महीने पहले से अब, या अभी भी एग्जिस्ट करता है? और रिटेल इन्वेस्टर एंथुजियाज्म जो कि एकदम पीक पे था कुछ महीने पहले तक, क्या वो थोड़ा सॉम्बर डाउन होता हुआ नजर आ रहा है आपको? तो लेवरेज तो डेफिनेटली कम हुआ है, जब से ये पीक मार्जिन का रूल आया है, एंड एवरीबॉडी इज रिपोर्टिंग इंट्राडे की किस क्लाइंट ने कितना मार्जिन यूज किया है, तो सिग्निफिकेंटली कम हुआ है। आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। उसकी वजह से शायद आज the panic is not as much as it might have been otherwise. In terms of sentiment overall, मुझे अब इतनी जल्दी मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि बहुत कुछ बदल गया है। I think people are still positive on the economy at large. जैसे जो भी इन्वेस्टर शायद 1 साल पहले आए थे, they're still to a certain extent not doing too badly. So अगर आप और एक 20-30% करेक्शन देखेंगे, I think this chaos that you're talking about will probably arrive then. निखिल एंड अमीशा, आप दोनों एक बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव लेके आते हैं मार्केट के बारे में, और हमारे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा इनरिचिंग डिस्कशन मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ समय बिताने के लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। चलिए, तो बाजार की दशा और दिशा पर तो विस्तार से बात हो गई है, लेकिन अब खबरों का रुख करते हैं और स्वदेश आर में अब मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। बात करेंगे शेयर बाजार की। खराब ग्लोबल संकेतों की वजह से आज वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में काफी गिरावट हमने देखी है। सेंसेक्स और निफ्टी में लगभग 2.5% से ज्यादा की गिरावट हमने आते हुए देखी। सेक्टर्स की बात करें, IT मेटल शेयरों पर सबसे ज्यादा बिकवाली का दबाव रहा, वहीं ऑटो, ऑयल एंड गैस, फार्मा शेयरों पर भी हमने दबाव देखा है। लेकिन बाजार में आज का दिन कैसा रहा कारोबार के लिहाज से, सहयोगी मानसी दवे बता रही हैं। के ट्रेडिंग सेशन से शुरुआत करना चाहूंगी। सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में जब हफ्ते की शुरुआत हो रही थी, बाजार ने थोड़ा परफॉर्म किया। मंगलवार का ट्रेडिंग सेशन बेहद अच्छा दिखा, अच्छे खासे लेवल्स पर कामकाज दिख रहा था। सेक्टर स्पेसिफिक भी बाजार में काफ़ी मूवमेंट्स थे, पॉजिटिव मूवमेंट्स थे, और स्टॉक स्पेसिफिक भी काफ़ी कुछ हो रहा था। लेकिन उसके विपरीत ये गुरुवार का सेशन है। रातों रात हमने देखा अमेरिकी बाजार बुरी तरह से टूटते हुए दिखे। इन्फ्लेशन का खतरा जो कि लगातार यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट्स में भी है, विदेशी बाजार में भी उसी का खतरा देखने को मिला। उसी के तर्ज पर हमने देखा डाउ देखे, S&P, नैस्डैक, हर तरफ कमजोरी ही कमजोरी थी। उसके बाद याद कीजिए RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मिनट्स भी आते हुए दिखे। मॉनेटरी पॉलिसी करान के साथ सिर्फ एक स्टॉक को छोड़ दें, ITC, जिसके लिए बहुत ज़्यादा मजाक उड़ता है, लेकिन आज वो स्टॉक ने सभी को बीट करते हुए बाजार की इतनी कमजोरी में परफॉर्म कर दिखाया। ITC में हरे निशान के साथ ट्रेड्स थे, लेकिन
उसके अलावा निफ्टी 50 के सारे 49 स्टॉक्स जो हैं लाल निशान के साथ कामकाज दिखा रहे थे। जब बाजार क्लोज हुए तब भी आईटीसी के अलावा डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉक था, क्योंकि दिन के दौरान डॉक्टर रेड्डीज के भी नंबर्स आए, नंबर्स काफी अच्छे थे और इसी का असर था जिसके चलते हमने डॉक्टर रेड्डीज में अच्छी तेजी देखी और पावर ग्रिड में हल्की सी तेजी नजर आई। इसके अलावा तमाम स्टॉक्स में लाल निशान के साथ ही बिकवाली का दबाव रहा। मिड कैप में भी इक्के दुक्के स्टॉक्स को अगर छोड़ दे जहां पर कुछ हद तक परफॉर्मेंस दिख रही थी, बिकवाली ही सबसे ज्यादा हावी होती हुई दिखी और दिन के दौरान हमने मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी भारी गिरावट ही देखी। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर देखें, जाहिर सी बात है कोई भी सेक्टर नहीं था जो परफॉर्म कर रहा था, बिकवाली ही बिकवाली हर सेक्टर हर पॉकेट में नजर आ रही थी। सबसे ज्यादा गिरावट जो है आईटी स्पेस से देखी हमने, हाईएस्ट फॉल निफ्टी आईटी में हमने 1 अप्रैल 2020 के बाद ये देखा, काफी ज्यादा गिरावट हावी होती हुई सबसे ज्यादा बिकवाली आईटी, उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल्स, फार्मा, निजी बैंक क्षेत्र, सरकारी बैंक क्षेत्र, हर तरफ लाल निशान के साथ ही कामकाज देखने को मिला। दिन की क्लोजिंग जब हुई, वीकली एक्सपायरी पे जब कटी, तो वहां पर भी हमने भारी बिकवाली के साथ ही निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में लाल निशान के साथ क्लोजिंग देखी। कल नई एक्सपायरी नई सीरीज की इनफैक्ट शुरू होती हुई दिखेगी। देखना ये होगा कि कल के दिन बाजार किन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने हमसे खास बातचीत में कहा है कि टर्म लोन की डिमांड में आगे तेजी दिखाई दे रही है। उनके मुताबिक होम लोन सेगमेंट में नए घर खरीदारों पर असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड की तैयारी पूरी हो चुकी है और सही समय आने पर आईपीओ लाया जाएगा। Availment of the term loans which was sanctioned as at the end of the previous quarter, which was ending December. March quarter we have seen the definite traction, and even beyond also we are seeing that there is a demand for the term loan, and also the availment has also started happening. So it is actually I would say fairly broad based. It starts from renewable energies to airport to infrastructure relating to ports, and so I think it was essentially as of now it is I would say core sector and also the infrastructure sector which is showing some positive trends. I look at it from a little different lens, and that is essentially linked to the EMI versus NMI, which is equated monthly installment versus the net monthly income. If at all net monthly income goes up, then perhaps as far as the home loan demand is concerned for the first time home buyers, I don't think it will get impacted. It is only for the investment purposes. If at all people are investing into homes for the purpose of investment, it might get impacted. But as far as the home loan for the first time buyers, I don't expect any change. डायमेंशन कॉर्पोरेट फाइनेंस के सीईओ अजय श्रीवास्तव ने हमसे खास बातचीत में कहा है कि बाजार में अभी निवेश का सही समय नहीं है। इंटरेस्ट रेट के सिनेरियो में, हाई बोरोइंग के सिनेरियो में अगर इस स्कीम को 50,000 लाख करोड़ और चाहिए होगा तो वो उसका तो इंटरेस्ट रेट पे सीधा फर्क पड़ेगा। तो आई थिंक क्लैरिटी बड़ी सिंपल है कि ग्रोथ कम है हिंदुस्तान में इस समय। हमारा टैक्स रेट बहुत ज्यादा है क्योंकि पेट्रोलियम प्राइसेस वगैरह को लेके अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, और डिमांड के ऊपर में डेफिनेटली अफेक्ट आया है। आपने सब कंपनियों को देख लिया और भी आएगा, खासकर अप्रैल मई जून का जो अगला रिजल्ट आएगा जुलाई अगस्त के अंदर में, उसमें कोई खास अच्छा नहीं मिलेगा किसी इन्वेस्टर को भी, बिकॉज ये वैसे ही क्वार्टर कम होता है और अगर इस तरीके से हालात रहे तो और भी खराब होने का चांस है। तो कोई जल्दी नहीं है। मैंने बोलता रहता हूँ बार बार कि जरूरी नहीं है कि हर बार आप खरीदिए स्टॉक को, कई बार ये भी देख लीजिए पोर्टफोलियो में क्या अच्छा नहीं है उसको निकालिए और वेट भी करिए पेशेंटली। वैसे समर का महीना है, आप घूमने भी जा सकते हैं। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के डिप्टी सीएफओ नीरज केडिया ने हमसे खास बातचीत में कहा है कि पीवीसी की कीमतों में गिरावट से आगे एग्री और नॉन एग्री सेगमेंट में मजबूत डिमांड की उम्मीद है और उनके मुताबिक इंडस्ट्री में अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का मार्केट शेयर लगातार कम हो रहा है। We saw sluggish demand in the third quarter, but fourth quarter demand has again picked up. Even in this quarter, when we see what we have to understand, also look at it from the perspective that the PVC prices are going down. So people will buy, will defer the procurement if they feel that prices are still going to go down. But keeping that factor aside, we saw
okayish or lukewarm kind of demand in the month of April. But in this month, as we see, the demand seems to be picking up and going back to very, very normal and very strong levels, both in agri and non-agri. चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और रुक करेंगे दूसरी खबरों की ओर, जहाँ पर कच्चा माल महंगा होने के कारण आगे कीमतों में और बढ़ोतरी की गुंजाइश है। सफायर फूड्स के सीईओ संजय पुरोहित ने हमसे खास बातचीत में कहा है कि पिज़्ज़ा हट के प्रोडक्ट्स की कीमतों में और आगे बढ़ोतरी की जा सकती है। श्रीलंका में मैक्रो फैक्टर के कारण बिजनेस पर कोई असर नहीं दिख रहा है, आगे मजबूत ग्रोथ बरकरार रहेगी। इन्फ्लेशन रॉ मटेरियल्स के ऊपर जरूर इन्फ्लेशन है, बाकी कॉस्ट आइटम्स के ऊपर इतना इन्फ्लेशन नहीं है, तो इस हिसाब से हमें थोड़ा सा तो प्राइस इंक्रीज लेना पड़ा। इस बार KFC के ऊपर करीबन 9 to 10% हमने मार्च एंड और अप्रैल में लिया है। हमारे हिसाब से वो स्टिल कंज्यूमर इन्फ्लेशन से हमने थोड़ा सा कम ही लिया है। पिज्जा हट के ऊपर हमने 3% लिया है और करीबन अगले 2-3 हफ्ते में थोड़ा सा और प्राइस इंक्रीज लेंगे। तो ये महंगाई जो रॉ मटेरियल्स के ऊपर हम देख रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए थोड़ा सा तो प्राइस इंक्रीज हमको लेना पड़ा, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि ट्रांजैक्शन ग्रोथ आ रहा है, हम नए स्टोर्स खोल पा रहे हैं, तो डिमांड इज स्टिल स्ट्रॉन्ग। फिर हम इस साल में देखेंगे कि कैसे होगा। पाम तेल पर एक्सपोर्ट बैन हटाने का इंडोनेशिया ने ऐलान किया है और इसका किस तरह से असर पड़ेगा हमारे ऊपर, भारत के ऊपर, पूरी डिटेल्स दे रहे हैं सहयोगी विश्व मोहन। देखिए, खाने के तेल के फ्रंट पर भारत के लिए एक बहुत ही राहत की खबर है। इंडोनेशिया ने ऐलान कर दिया है कि सोमवार यानी 23 मई से पाम तेल एक्सपोर्ट बैन हटाने का फैसला किया है। भारत के लिए इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इंडोनेशिया से हर साल भारत 45 लाख टन पाम तेल का इंपोर्ट करता है, और जब ऐसे दौर में जो ऑलरेडी यूक्रेन और रूस जैसे देशों से सनफ्लावर की सप्लाई नहीं हो रही है, ऐसे में महंगाई एक चिंता का सबब है। ऊंचे महंगे खाने के तेल के दाम काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में अगर इंडोनेशिया से सप्लाई भारत में आती है, बढ़ती है, तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा ग्राहकों तक पहुंचेगा और आने वाले समय में खाने के तेल के दाम कम हो सकते हैं। लेकिन इंडोनेशिया को ये फैसला क्यों वापस लेना पड़ा? क्योंकि 28 अप्रैल को इंडोनेशिया ने पाम तेल एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन इंडोनेशिया में आपको बता दें कि करीब करीब 40 लाख टन हर महीने वहाँ पर पाम तेल का उत्पादन होता है, जिसमें से 15 लाख टन इंडोनेशिया की घरेलू खपत है और 25 लाख टन वो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसे में अगर वो एक्सपोर्ट बैन लंबे समय तक लगाते तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता और उन्हें काफ़ी नुकसान हो जाता, ओवर सप्लाई एक गलत तैयार हो जाता पूरे इंडोनेशिया में। और इस वजह से हमने देखा भी कि इंडोनेशिया के काफ़ी सारे किसान वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि जल्द से जल्द एक्सपोर्ट बैन वहाँ से हटाया जाए। और इसी को देखते हुए एक पॉपुलर डिसीजन लेते हुए सरकार ने फैसला किया है कि 28 अप्रैल को जो उन्होंने बैन लगाया था उस फैसले को वापस लेने का ऐलान किया है और 23 मई से एक्सपोर्ट बैन पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद मुकेश अंबानी और गौतम अदानी के वेल्थ में जोरदार इजाफा देखा गया है। कंपनियों का प्रदर्शन भी जोरदार रहा है। कितनी बड़ी है इनकी दौलत, हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी बता रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, युद्ध की आपदा के बीच एक अवसर मिला है और दोनों ही ग्रुप मालामाल हो चुके हैं। अगर इनकी बात करें इन ग्रुप्स की, तो युद्ध के बाद गौतम अदानी का जो कुल नेटवर्थ है वो $106 बिलियन पहुंच चुका है। करीब $25 बिलियन का इजाफा वहां पर हुआ है। मुकेश अंबानी की भी जो कुल नेटवर्थ है वो करीब $90 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। तो इस तरीके से यह आंकड़ा बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और वो फ़ायदा इस वजह से हुआ है क्योंकि अगर हम ग्लोबल कमोडिटी के दाम में अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा इजाफा वहाँ पर भी देखने को मिला, जिससे कारोबार से जुड़ी ये दोनों ही कंपनियां हैं। कोयले की कीमतें $400 प्रति टन के रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के ऊपर अभी भी कायम है और इसके अलावा फॉसिल फ्यूल को लेकर भी निर्भरता बढ़ रही है। और इसी से जुड़ा देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों ही ग्रुप को फ़ायदा भी हो रहा है। अदानी ग्रुप में अगर बात करेंगे तो उसके लिए आगे ग्रोथ के ट्रिगर भी काफ़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया में कारमाइकल माइन के विस्तार पर काम अभी भी जारी है और
ग्लोबल कोयला मांग इस साल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। अगर अदानी ग्रुप की बात करें तो भारत में कोयला खदानों का MDO ऑपरेटर यानी कि माइनिंग एंड डेवलपर ऑपरेटर है अदानी। इसके अलावा पोर्ट पर वॉल्यूम में भी मजबूती कायम ही देखने को मिल रही है और चौथी तिमाही की बात करें तो अदानी एंटरप्राइजेस के मुनाफे में करीब 30% का उछाल भी देखने को मिला था। अब आते हैं अंबानी ग्रुप की कंपनियों में, तो रिलायंस ने हमने देखा कि मार्च तिमाही में शानदार नंबर्स देखने को मिले थे। 60% जो आय आती है इनकी ऑयल रिफाइनरिंग और पेट्रोकेम से आती है, जिसमें कि हमने देखा कि एक इजाफा देखने को मिला और मुश्किलों में फंसे क्रूड ऑयल कार्गो को सस्ते भाव पर भी खरीदा है इनकी कंपनी ने। इसके अलावा रिफाइनिंग फैसिलिटी के मेंटेनेंस को फिलहाल टाल दिया है। औसत GRM रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब है। तो ये तमाम ट्रिगर्स हैं इन दोनों ही ग्रुप के लिए, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि इस कमज़ोर ग्लोबल एनवायरनमेंट में भी ये दोनों ग्रुप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और दोनों की जो नेटवर्थ है उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रेड्डीज ने अपनी चौथी तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं। मुनाफा लगभग 262 करोड़ से घटा है और ये लगभग 87.5 करोड़ रुपए रहा है। आय की बात करें तो यहाँ पर 4,728 करोड़ से बढ़कर ये आंकड़ा लगभग 5436 करोड़ रुपए पर आ गया है। एबिटा 1124 करोड़ से बढ़कर 1298 करोड़ पर है, जबकि मार्जिन की बात करें 23.7% से बढ़कर 23.8% पर यह आंकड़ा आया है। GST लागू होने के 5 साल पूरे होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी ने GST को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इसका असर किस तरह से पड़ेगा, इसी पर हमारी खास पेशकश देखिए स्वदेश विशेष। 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ था। अब तक 100 से ज़्यादा संशोधन किए जा चुके हैं। GST लागू होने के 5 साल पूरे होने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी ने GST को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। GST की जिस गुत्थी को बीते 5 सालों में धीरे धीरे करके सुलझाया जा रहा था, एक बार फिर उलझती दिख रही है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इसका असर क्या होगा, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं रिपोर्ट और मामला समझते हैं। GST न्यू इंडिया की एक टैक्स व्यवस्था है। GST डिजिटल भारत की टैक्स व्यवस्था है। GST सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, GST वे ऑफ डूइंग बिजनेस की भी एक दिशा दे रहा है। 1 जुलाई 2017 ये वो तारीख है जब देश में इनडायरेक्ट टैक्सेशन के इतिहास में सबसे बड़े रिफॉर्म की शुरुआत हुई थी। कानून भले कहता हो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन हकीकत में ये गुड एंड सिंपल टैक्स है। देश में GST लागू हुआ था, जिसके अब 5 साल पूरे होने वाले हैं। इन 5 सालों के सफर में GST ने नियमों और दरों में कई बदलाव देखे। इसकी जिम्मेदारी GST काउंसिल को दी गई, जिसका फैसला अंतिम होता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने GST काउंसिल की जरूरत पर सवालिया निशान लगा दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि GST काउंसिल के प्रस्ताव को मानने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें बाध्य नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टैक्सेशन के मुद्दे पर कानून बनाने के लिए केंद्र और राज्यों के अधिकार बराबर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 246A और आर्टिकल 279A का हवाला देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें GST काउंसिल की सिफारिशें मानने के लिए बाध्य नहीं हैं, बल्कि अपने हिसाब से उसमें बदलाव कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि GST काउंसिल का प्रस्ताव सामूहिक चर्चाओं का नतीजा है, लेकिन किसी एक संघीय इकाई का हिस्सा हमेशा ज्यादा हो अनिवार्य नहीं है। GST काउंसिल को समाधान देने के लिए सामंजस्य बिठाते हुए काम करना चाहिए। Justice Chandrachud read out has a very beautiful extract and narrative of how the GST Council functions. He has gone into the fact that this is not really a contested exercise, but it's a deliberative exercise because the GST Council comprises of members from other states also. It is not that they decide by unanimous decisions. It's a decision which requires 3/4 majority. There is a complete, in fact, he has inbuilt a democratic feature within the GST Council to now ensure that this is not a field for political parties to bring in their internal vendettas, but for them to cohesively work, raise dissent wherever required, and states to have an equal say in the GST Council, so that whatever decision the GST Council now takes will be a more deliberative exercise, which probably the states will be more ready to adopt. ये समझते हैं कि पूरा मामला क्या है, जिसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला गुजरात हाई कोर्ट के
2020 के फैसले को बरकरार रखते हुए आया है। तब गुजरात हाई कोर्ट ने मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म के तहत समुद्री माल आयातकों पर IGST लगाने को गलत ठहराया था। अब सरकार मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कोई इंपोर्टर जो विदेश से समुद्री मार्ग के जरिए माल मंगवाता है और उस पर माल भाड़ा देता है तो उस पर GST नहीं लगाया जा सकता। साथ ही जिन भारतीय इंपोर्टर्स ने ये टैक्स दिया है वो रिफंड के हकदार है। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश आने के बाद तमाम तरह के सवाल और कयास लगाए जाने लगे हैं। सवाल ये उठने लगा है कि अगर राज्यों के ऊपर फैसले बाध्यकारी नहीं हैं, तो GST काउंसिल की जरूरत क्या रह जाती है? क्या राज्य इस फैसले के बाद उत्पादों पर अलग अलग टैक्स लगाना शुरू कर देंगे? साथ ही अब तक के GST काउंसिल के फैसलों को अगर कोर्ट में चुनौती दी गई तो क्या होगा? क्या विरोधी राज्य खुलकर GST काउंसिल के फैसलों का विरोध करेंगे और अपने हिसाब से टैक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे? तो ऐसे में वन नेशन वन टैक्स की संकल्पना का क्या होगा? ET नाउ स्वदेश। चलिए इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संजीव मल्होत्रा GST एक्सपर्ट, JK मित्तल सुप्रीम कोर्ट के वकील और राजेश सिंह ET नाउ स्वदेश से खुद जुड़ चुके हैं। राजेश सर, आपने तो सालों से GST को फॉलो किया है। जो बात नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में गई, गुड एंड सिंपल टैक्स, जो वन नेशन वन टैक्स की बात हुई, लेकिन ये कॉम्प्लिकेट ही होता जा रहा है और इस फैसले का असर आप इस कॉम्प्लिकेशन को बढ़ाते हुए देखते हैं? बिल्कुल नहीं, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे नहीं। रादर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी राज्य और केंद्र दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। उस फेडरल स्ट्रक्चर को GST काउंसिल के तहत नहीं तोड़ा जा सकता है, उनका ये कहना है। लेकिन जब GST बिल बना था तो वो बिल पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया था और उसको सभी राज्यों ने अडॉप्ट किया था, यानी हर राज्य उस बिल को मानेंगे। तो अगर कोई राज्य अगर किसी भी तरह का बदलाव करता है तो ये प्री रिक्विजिट होगा कि उन्हें GST काउंसिल पे पहले आना होगा, वहां से परमिशन लेके ही उसे बदलाव कर सकते हैं। तो संजीव सर, आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि अब देखिए, एक बात तो साफ हो गई कि ऐसा नहीं है कि अलग अलग टैक्स बन सकते हैं, तो इसका असर क्या होगा? अब इससे क्या फर्क देखने को मिलेगा अब जो GST काउंसिल की मीटिंग होगी या GST इम्प्लीमेंटेशन होगा? क्योंकि एक चीज़ जो मैंने राजेश सर से पूछी, उनका कहना है कि अलग अलग GST रेट्स तो नहीं होंगे, तो इसका असर कहाँ आएगा? अगर आज भी हम देखें कि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे टैक्सेशन के बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो GST काउंसिल की रिकमेंडेशन के हिसाब से ही चलते हैं। लेकिन जो प्रोसीजर के इश्यूज है, जैसे रिटर्न्स को कैसे स्क्रूटनाइज किया जाए, कितने रिटर्न्स को स्क्रूटनाइज किया जाए, ये अभी भी स्टेट वाइज सेपरेट करती हैं। जो फंक्शन है, उसके मैकेनिज्म है, उसको रेगुलेट करने का, वो स्टेट अपने अलग अलग दायरों में ऑपरेट करती है। लेकिन जो बेसिक है कि किस पे टैक्स लगना चाहिए, किस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, ये जो ऐसे मेजर इश्यूज हैं, जो एक्ट के इश्यूज हैं, उस पे अलग अलग स्टेट काम नहीं करेगी, वो उसके रिकमेंडेशन के दायरे से ही चलेगी। अब ये जो क्वेश्चन है, मित्तल जी भी इस बात को कह रहे हैं, बेसिक क्वेश्चंस पे कोई तकरार नहीं आएगी। तकरार किस पे आ सकती है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बेसिस पे, प्रोसीजर्स के बेस पे आ सकती है। लेकिन तकरार बेसिक जो इश्यूज हैं, उस पे रेट्स का इशू हो गया, टैक्सेशन का इशू हो गया, जैसे आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कहा है, इस पे GST में लाना या नहीं लाना, ये इश्यूज बिना GST रिकमेंडेशन के, बिना यूनिफॉर्मिटी के टैकल नहीं होंगे। लेकिन संजीव जी, दूसरी चीज जो मित्तल साहब अभी बता रहे थे, उनका जो कहना था, क्या उनकी बातों से आप सहमत हैं कि जो स्टेट ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, उन ऑब्जेक्शन उन्हें क्या रिजोल्यूशन मिलेगा? नहीं, स्टेट ने अगर कोई मेरिट्स पे ऑब्जेक्शन लगानी है, टैक्स रेट पे लगानी है, वो GST काउंसिल में अपना पक्ष रखेंगी, GST काउंसिल के बाहर नहीं रखेंगी। जो बिल है उसके बाद मेजॉरिटी पे डिसीजन होता है। अगर मेजॉरिटी में वो नहीं है, वो माइनॉरिटी में है, तो उनके पक्ष का को कितना महत्व मिलेगा? उनके पक्ष ऐसा, उसके बाद मैटर जाते हैं पार्लियामेंट या असेंबली में डिस्कशन के लिए। अगर उस डिस्कशन में कुछ वेरिएंस आता है, असेंबली या पार्लियामेंट में कोई ऐसी बात खड़ी होती है, तो वो दोबारा फिर उनको GST काउंसिल में आना पड़ेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं हो सकती जो GST काउंसिल ने रिकमेंड नहीं किया, वो स्टेट असेंबली या पार्लियामेंट उसको पास कर दे, ऐसी चीज नहीं हो सकती, मेरा ये मानना। चलिए संजीव सर, JK मित्तल सर, आपके पास ये सवाल लेके आना चाहूंगा, क्या इस फैसले के बाद क्लैरिटी बढ़ेगी? या देखिए, कई बार GST काउंसिल की मीटिंग में कुछ निकल के ही नहीं आता है, वो मीटिंग हो जाती है, उसके बाद केवल बयानबाजी होती है क्योंकि कंसेंसस नहीं आ पाता। जैसे राजेश जी ने कहा कि 2/3 से ज़्यादा मेजोरिटी चाहिए होती है। अब इस फैसले के बाद, और जो सवाल राजेश सर ने भी उठाया है कि स्टेट्स अगर ऑपोजिशन उठा रहे, तो क्या जो
जो लॉक जैम होता है वो और बढ़ेगा या थोड़ा सा ये ट्रैफिक जैम क्लियर होगा और जल्दी थोड़ा से फैसले आएंगे? कैसे देखते हैं आप इसको? मेरे को लगता है कि आगे सिचुएशन ठीक होने वाली है। जीएसटी काउंसिल जो है वो इतनी ज्यादा मीटिंग नहीं करेगी जो उनको जरूरत नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया है 17 तारीख को, और उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे हमने रिटर्न की डेट बढ़ा दी है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग ही नहीं हुई है कोई, उन्होंने डेट भी बढ़ा दी है। झूठ लिख देते हैं वो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे, और वो बाद में कभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी उसमें वो प्रस्ताव लेके आएंगे। अब आप कैसे लिख सकते हैं जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे? संजीव जी को ज्यादा पता होगा कि अभी नोटिफिकेशन आया, पढ़िए, मैंने अभी निकाला है नेट पे, उसमें लिखा हुआ है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हेयर बाय एक्सटेंडिंग द ड्यू डेट। और मेरे पास ऐसे सबूत हैं जो हमने सुप्रीम कोर्ट में रखे कि कितने सारे ऐसे दस्तावेज हैं, कितने नोटिफिकेशन इशू किए हैं जिसमें लिखा हुआ है जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन में, जबकि जीएसटी काउंसिल की कोई मीटिंग ही नहीं हुई। वो मीटिंग बाद में होती है 6 महीने के बाद, उसमें लिख देते हैं हम पुरानी बातों को भी रेकमेंड, चलो अप्रूव कर देते हैं। ये फंक्शनिंग जो है मेरे मायने में अभी एक एंड नहीं है इस लिटिगेशन का। जीएसटी काउंसिल के इशू तो अभी हमने दूसरे और लिटिगेशन में रेज किए हुए हैं। जीएसटी काउंसिल जो फंक्शन कर रही है वो अपना जो परव्यू है उससे बियॉन्ड कर रही है। जीएसटी काउंसिल ये मान के चल रही है कि सब कुछ हमें करना है डिसाइड, कि किसको केस डिसाइड करना है, किसको स्क्रूटनी करनी है, क्या नोटिफिकेशन देना है। जीएसटी काउंसिल हर महीने में इतना तो कोई जो जीएसटी का मॉनिटर करने वाला ऑफिसर भी दुखी नहीं करता है। ऐसे जीएसटी काउंसिल इस पर्पज के लिए बनी नहीं, इसके ऊपर एक बहस चलेगी। मैं तो एसोचैम के अंदर पिछले 2 साल से कह रहा हूं हमें बहुत बड़ी बहस करनी चाहिए कि जीएसटी काउंसिल अपना जो इसका उत्तरदायित्व था उससे बियॉन्ड काम कर रही है। उनको ये उत्तरदायित्व दिया ही नहीं गया है कि हर जगह वो अपना। दूसरा एक और है जिसपे यही चीज हम बता रहे थे कि तमिलनाडु के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने 43rd जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, यानी कि लास्ट मीटिंग, उसमें बहुत सारे मुद्दे उठाए थे, इसी तरह के मुद्दे उठाए थे कि अगर सेंटर सारा टैक्स वसूलता है तो वहां पे वो इनकम टैक्स भी वही वसूलता है, आईजीएसटी भी वही वसूलता है, जो नोटिफिकेशन आते हैं उनसे बिना कंसल्ट किए दिए जाते हैं। 3 महीने में एक बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, लेकिन नोटिफिकेशन जो वो हफ्ते 10 दिन में आते रहते हैं, तो वो कैसे कंसेंसस हो सकता है? मल्होत्रा जी, आपका कमेंट जानना चाहेंगे इस पर। ये जो एक अनयूजुअल सिचुएशन है जो मित्तल जी ने रेज किया है कि ये नोटिफिकेशन इशू हुई जिसमें ये डेट एक्सटेंड की गई। ये डेट एक्सटेंड की गई थी जो 20 तारीख को सिस्टम में सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ रही थी जिसके कारण उसको एक्सटेंड की थी, और ये फैसला सीबीआईसी के चीफ ने लिया। अब ये डेलीगेटेड फैसला है। अब इसमें एक बहस का मुद्दा तो सर्टेनली है कि जीएसटी की रिकमेंडेशन तो हुई नहीं, लेकिन ये फैसला रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी वाला जो फैसला है, ये फैसला क्या जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग के बिना, उनकी रिकमेंडेशन के बिना लिया जा सकता है कि नहीं? अब ये जो सीबीआईसी जो बॉडी है, जो भारत सरकार की बॉडी है, क्या वो ये फैसले लेने का हकदार है या नहीं? ये सर्टेनली एक बहस का मुद्दा है। और क्या ऐसी चीजों मुद्दों के लिए जीएसटी काउंसिल को पिचिंग करना चाहिए, उसकी रिकमेंडेशन सीख करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रोसीजरल इशू है। तो इस इश्यूज के लिए बहस, सर्टेनली बहस होनी चाहिए और ये चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए। राजेश सर, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, देखिए जितनी बात मेरी आपसे और बाकी हमारे जो दोनों गेस्ट हैं उनसे बात करके समझ आ रही है, क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा इस फैसले के बाद? देखिए, अभी कुछ ही देर में वित्त मंत्रालय से कुछ क्लैरिफिकेशंस आने वाला है। वो क्लैरिफिकेशन आने के बाद हम आपको ज्यादा कुछ बता पाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये क्लियर कर दिया है कि फेडरल स्ट्रक्चर में, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में केंद्र और राज्य दोनों को समान अधिकार है कानून बनाने के लिए। अगर कोई राज्य ये फील कर रहा है कि उसके अधिकारों की उपेक्षा की जा रही है, तो वो इसके अगेंस्ट जा सकता है, और जीएसटी काउंसिल का जो भी रिकमेंडेशन होगा उनके लिए परसुएसिव इन नेचर होगा। वो उनका रिकमेंडेशन बाध्य नहीं होगा उन पर। चलिए जेके मित्तल सर, यही सवाल मैं आपसे कैरी ऑन करता हूँ। ऑर्डर तो ये है, इम्पैक्ट क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा? मेरे हिसाब से अब जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो ज्यादा विजिलेंट हो जाएगी। वो कहेंगे कि जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन से हम बाध्य नहीं है, हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। और ऐसा पहले महाराष्ट्र ने भी किया कि जो सर्कुलर सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू करती है जीएसटी में, हम क्यों माने? क्योंकि वो एक तरफा इश्यू करते हैं, एक तरफा नोटिफिकेशन इश्यू करते हैं, किसी से नहीं पूछते। और मैं संजीव जी से एक बात में डिफर करता हूं कि ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन सीबीआईसी की बात नहीं है, उसमें लिखा हुआ जीएसटी काउंसिल ने रेकमेंड किया। आप नोटिफिकेशन पे झूठ कैसे लिख सकते हैं?
आप झूठ लिख रहे हैं। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग ही नहीं हुई। 2 दिन पहले क्या मीटिंग हुई है? उन्होंने लिख दिया डेट बढ़ा दी है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। ये तो बहुत बड़ा मेरे हिसाब से एक ऐसा जीएसटी का स्ट्रक्चर चल रहा है जो कभी ना कभी ढह जाएगा। हम जीएसटी काउंसिल को ज्यादा पावर दे रहे हैं जो जिसके लिए जीएसटी काउंसिल बनी नहीं थी। अगर आज अरुण जेटली जी होते हमारे बीच में तो वो शायद बताते इसके ऊपर। जीएसटी काउंसिल का एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना था, बस उसकी जब भी मीटिंग होनी है कि कोई खास विपत्ता आ जाए, कोई खास टैक्स लगाना है, क्लाइमेटी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई टैक्स लगाना है या फिर कोई स्पेशल एग्जम्पशन देनी है। अदरवाइज जीएसटी काउंसिल बस एक बार बन गई, खत्म हो गया उसका उत्तरदायित्व। उसका ये नहीं है कि 24 घंटे वो चलती रहेगी। और मेरा एक और मानना है इसके अंदर, जो लॉ बनाया था मॉडल लॉ, उसमें भी एक बेसिक कमी है जिसके ऊपर हमने एक बार केस जीता बहुत पहले कि क्या जो सीएजी होता है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे ऑडिट कर सकता है प्राइवेट पार्टी का। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दी गई है जीएसटी काउंसिल की वो साफ डिफाइन है, लेकिन जीएसटी जो लॉ बना उसमें हर सेक्शन में लिख दिया गया है जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे हम ये करेंगे, जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन में क्या करेंगे। इसका मतलब जीएसटी लॉ ने जीएसटी काउंसिल को पावर दी है। एक तरफ जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है, हमें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों लॉ बनाया गया। इसमें इतनी खामियां हैं। आगे अब आप देखिए जीएसटी के अंदर जितना लिटिगेशन हो गया 5 साल में, उतना पीछे 70 साल में इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं हुआ है। तो क्या जीएसटी इस वजह से बना था? इसके ऊपर मेरे हिसाब से ठीक कर रहे हैं और हम पूरी तरह से एग्री हैं बातों से। लेकिन संजीव मल्होत्रा जी, क्या आप एग्रीड हैं मित्तल साहब की बातों से? क्योंकि बहुत ज्यादा लिटिगेशन हो रहा है और इससे ज्यादा जीएसटी काउंसिल में जैसे रेट की ही बात करें तो पिछले 5 सालों में कितनी बार रेट बदला गया है और अभी फिर बात हो रही है कि अगले काउंसिल की मीटिंग में रेट बदली जाएगी। एक ये भी चीज अप्रिशिएट करनी चाहिए, जीएसटी लॉ हिंदुस्तान में फर्स्ट टाइम इस नेचर का ट्राई हुआ है और ये इवॉल्विंग लॉ है, इवॉल्व हो रहा है। तो ऐसे जो एक इश्यूज हैं वो आते रहेंगे और लॉ इवॉल्व होता रहेगा। ये स्टैटिक चीज तो है नहीं। तो जो जो कठिनाइयां आई हैं, जो जो परेशानी आई हैं, वो इवॉल्व होकर उसको आयरन आउट किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो प्रैक्टिस है ये हेल्दी प्रैक्टिस है, इवॉल्व होके अच्छे की तरफ हमको बढ़ना होगा और ये अच्छी चीज है। वहीं जीएसटी काउंसिल पर लिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार का भी पक्ष आया है। रेवेन्यू सचिव तरुण बजाज ने कहा है कि जीएसटी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई विरोधाभास नहीं है। कोर्ट ने जीएसटी कानून को ही दोहराया है। इसके ऊपर तमाम डिटेल्स सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी दे रहे हैं। देखिए, जीएसटी काउंसिल के रोल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो अहम टिप्पणी की है जिसमें यह कहा है कि जीएसटी काउंसिल के जो फैसले हैं वो केंद्र सरकार या राज्यों के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। उस कॉन्टेक्स्ट में रेवेन्यू सेक्रेटरी ने एक अहम ब्रीफिंग की और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो भी टिप्पणी है वो बिल्कुल भी अलग नहीं है। ये स्पष्ट रूप से जीएसटी एक्ट में पहले से लिखा हुआ है और सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 9 ये कहता है कि जीएसटी काउंसिल का जो रोल है एक एडवाइजरी रोल है, वो एक रिकमेंडिंग बॉडी है और उसी के रिकमेंडेशन के आधार पे इनडायरेक्ट टैक्सेस से संबंधित जो भी फैसले होते हैं वो राज्य सरकारें या केंद्र सरकार लेती आई है। लिहाजा इस टिप्पणी के बाद जीएसटी काउंसिल की फंक्शनिंग में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ रेवेन्यू सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि अभी तक जीएसटी काउंसिल के जो भी फैसले हुए हैं वो आम सहमति से हुए हैं, लिहाजा किसी भी राज्य को कोई दिक्कत नहीं आई है। और ये भी संभव नहीं है कि अगर कोई राज्य जो है अलग से कोई कानून बना ले टैक्स से संबंधित, क्योंकि जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से लिंक्ड है, लिहाजा किसी एक राज्य के फैसले से कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ रेवेन्यू सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि ऐसा भी नहीं है कि किसी राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, बल्कि एक निजी कंपनी का मसला था, वो भी आईजीएसटी से संबंधित, जो कि ओशन फ्रेट से संबंधित था। उस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। लिहाजा केंद्र सरकार और राज्यों के संबंध पर इसका कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है और पहले की तरह ही जीएसटी काउंसिल की जो बैठकें हैं वो होती रहेंगी। यह भी कहा कि जजमेंट की जब फुल कॉपी मिल जाएगी फिर जो लीगल मसले हैं उसमें स्पष्टता ली जाएगी और फिर यह विचार किया जाएगा क्या सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाए कि जो भी ऑब्जर्वेशन आया है उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्पष्ट कर दे। हरियाणा में मारुति सुजुकी का नया प्लांट आईएमटी खारखोड़ा में शुरू होगा। 800 एकड़ में 18,000 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस प्रोजेक्ट में हर साल 2.5 लाख गाड़ियां बनेंगी और इससे 11,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। गुरुग्राम और मानेसर के बाद हरियाणा में मारुति सुजुकी का ये तीसरा प्लांट है। वहीं सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने भी यहाँ 100 एकड़ जमीन खरीदी है जिसमें 2 व्हीलर प्लांट लगाया जाएगा। 1466 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट में 2,000 लोगों को रोजगार मिलने का भी मौका है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड सुजुकी
इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बीच नए प्लांट को लेकर एक MOU भी यहां पर दस्तखत हुआ है। मारुति की अपने हरियाणा प्लांट में फिलहाल इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की कोई योजना नहीं है। ET नाउ स्वदेश संवाददाता समीर दीक्षित ने खास बातचीत में मारुति के चेयरमैन RC भार्गव ने बढ़ती महंगाई पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे डिमांड पर असर पड़ सकता है। आपका क्या एनालिसिस, आपको क्या लगता है कि क्या वो डिमांड साइड पे हिट करेगा? और इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर प्रॉब्लम पूरी इंडस्ट्री फेस कर रही है, क्या उससे उबरने में आपको लगता है कि अगला क्वार्टर, उसके अगला क्वार्टर किस तरीके का एनालिसिस? देखिए, सेमीकंडक्टर प्रॉब्लम तो अब काफ़ी समय से चली आ रही है और इस साल भी चलेगी। तो उसका जो नतीजा निकलता है वो ये है कि जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ हैं वो लिमिट हो जाती हैं और जो पूरी कस्टमर डिमांड है वो हम मीट नहीं कर पाते। तो वो चीज़ लगता है इस साल चलेगी। हालांकि हमारी उम्मीद ये है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल उतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी पहले आई थी। तो प्रोडक्शन इस साल हमारा बढ़ेगा ज़रूर। जहाँ तक इन्फ्लेशन का सवाल है, ये अभी हाल में एकदम से उभर के ऊपर आ गया है और सब जगह यही देखा जाता है कि जब इन्फ्लेशन होता है तो प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है। इंटरेस्ट रेट भी RBI कुछ बढ़ाया है, कुछ और बढ़ाएगी, तो फाइनेंसिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। कस्टमर की बहुत से कस्टमर्स जो मार्जिनल काइंड ऑफ कस्टमर्स हैं, उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, बिकॉज उनको खाना पीना तो करना ही है, तो बाकी चीज़ों के लिए पैसे कम बचेंगे। तो कार्स में और बहुत सी कमोडिटीज़ में डिमांड विल फॉल। कितना होगा ये आगे चल के देखना होगा। और आखिरी में सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल का इसलिए मैं समझना चाहूँगा क्योंकि आपके प्लान्स हैं और आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हाल में कुछ वाक़ये सामने आए EV केस में, जो इंसिडेंट सामने आया जिसमें आग लगने की दोपहिया वाहनों में जो खबरें आई, क्या वो किसी तरीके का एक कंसर्न रेज करता है? हालांकि सरकार अपनी तरफ से एहतियातन कदम उठा रही है। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में फायर का रिस्क हो सकता है और ज़्यादातर जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं, बैटरी के मैन्युफैक्चरर्स, कार के मैन्युफैक्चरर्स, वो पूरी कोशिश करते हैं कि उस रिस्क को वर्चुअली ज़ीरो कर दिया जाए। बट अभी नई चीज़ शुरू हुई है हिंदुस्तान में, ख़ास तौर से 2 व्हीलर्स की। यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स भी कुछ अभी नए हैं, तो मेरे ख्याल से उनको और उनके सप्लायर्स को उतना अभी जो एहतियात के रिक्वायरमेंट्स हैं और उसकी क्या टेक्नोलॉजी फॉलो करनी चाहिए, क्या सिस्टम्स फॉलो करने चाहिए, पूरे डेवलप हो नहीं पाए हैं। तो वो कंसर्न ज़रूर है, उसमें सरकार भी कर रही है, कंपनियों को भी करना है कि आगे चल के ऐसे वाक़ये नहीं हों। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन जुनैद के साथ समीर दीक्षित, ET नाउ स्वदेश। रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबरों की ओर। साइरस मिस्त्री को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने टाटा मिस्त्री विवाद में फैसले पर पुनर्विचार के लिए दाखिल साइरस इन्वेस्टमेंट की याचिका खारिज कर दी है और कोर्ट ने कहा है कि उसे पुनर्विचार याचिका में कोई आधार नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर और डिटेल्स हमारे सहयोगी दानिश आनंद दे रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से मिस्त्री वर्सेस टाटा का मामला आया था। साइरस मिस्त्री ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल की जो जजमेंट थी उसको चैलेंज करते हुए एक रिव्यू पिटीशन फाइल करी थी और ये एक स्पेशल सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इस पिटीशन को जंग कर दिया है। यानी कि जिस तरह की राहत मिस्त्री चाहते थे सुप्रीम कोर्ट से, वो राहत उनको बिल्कुल नहीं मिली। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा, साइरस मिस्त्री ने सुप्रीम कोर्ट को पिछले साल के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए कोर्ट को अप्रोच किया था और उसमें वो चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट एक बारी फिर से वापस इस याचिका को सुने, लेकिन CGI लेड स्पेशल बेंच ने इसको पूरा जंग कर दिया है। आज की सुनवाई के दौरान जो मिस्त्री की तरफ से आर्ग्यू कर रहे थे काउंसिल्स, उनका ये कहना था कि जो NCLT का वर्डिक्ट था उसको NCLT ने बिल्कुल जंग कर दिया था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जिस पर NCLT ने पूरी तरह से डिसीजन नहीं लिया था।
था, तो इसलिए वो चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट वापस इस याचिका को सुने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को जंग कर दिया है। इसके अलावा अब मिस्ट्रीज ने सुप्रीम कोर्ट को एक और याचिका उसमें डाली गई थी और उसमें जिस तरह के जो कुछ सर्टेन ऑब्जर्वेशंस थे सुप्रीम कोर्ट के मिस्ट्री के खिलाफ जजमेंट में, उसको वो रिमूव करना चाहते थे। इस बात पर मिस्ट्रीज को एक तरह से थोड़ी बहुत मोहलत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एग्री करा है कि वो जो फाइनल जजमेंट आई है उसमें से 2-3 लाइंस को बिल्कुल एडिट करेंगे और जहां तक देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने मिस्ट्रीज को छोटी मोटी राहत तो बिल्कुल दी है और वो जो राहत मिली है वो पर्टिकुलर जजमेंट में लाइनों में कुछ बदलाव करने को लेकर दी गई हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जहां तक रिव्यू पिटीशन की बात आती है वो सुप्रीम कोर्ट ने जंग कर दी थी, लेकिन जो चेंजेस मिस्ट्री चाहते हैं फाइनल जजमेंट में पिछले साल की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एग्री कर दिया है और जब जजमेंट की फाइनल कॉपी अपलोड होगी उसमें हमको जाके पता लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ उसमें चेंजेस करे हैं। बात करते हैं हमारी खास पेशकश की। पिछले कुछ वर्षों में भारतीयों ने शेयर बाजार की अपनी समझ काफ़ी अच्छी बना ली है और कई अनुभवी निवेशक अब सफल स्टॉक पिकर भी बन चुके हैं। ईटी नाउ स्वदेश आपको यानी हमारे दर्शकों को अपने स्टॉक चुनने के कौशल को प्रदर्शित करने और ये साबित करने का मौका देने जा रहा है कि क्या वास्तव में आप शेयर बाजार की नब्ज पर कड़ी पकड़ रखते हैं और क्या आप हैं एक सटीक निवेशक। बीएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और ईटी नाउ स्वदेश प्रस्तुत करते हैं सेंसेक्स का सुपरस्टार, एक अनोखी प्रतियोगिता जहां आपको अपना खुद का सेंसेक्स बनाकर बेहतरीन रिटर्न्स जनरेट करना होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें एसएमएस कर सकते हैं 56161 पर। आप SKS लिखकर ये एसएमएस हमें भेज दें या www.sensexkasuperstar.com पर लॉग ऑन आप कर सकते हैं और एक्साइटिंग ऑफर्स भी जीत सकते हैं। बीएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड प्रस्तुत करता है यहाँ पर ईटी नाउ स्वदेश सेंसेक्स का सुपरस्टार और इस प्रतियोगिता में देश के हर कोने से लोग हिस्सा भी ले रहे हैं और ऐसी एक प्रतियोगी से आज हम आपको मिलवाने वाले हैं जो स्थित हैं भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में। रोहन गुज्जर नौकरी करते हैं और पार्ट टाइम शेयर मार्केट में बतौर एक इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रोहन हमारी इस पेशकश में। तो सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि आखिर शेयर मार्केट में आपने कब से पैसे डालने शुरू किए, आपका रिश्ता शेयर मार्केट से कब जुड़ा? मैं 3 से 4 साल से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर मार्केट में फिलहाल तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इंट्राडे या कोई भी ट्रेडिंग फिलहाल तो मैंने कभी की नहीं है, बट शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे आप करोगे तो भी बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। तो मैं 3-4 साल से मार्केट में हूँ। बहुत बढ़िया, लेकिन ये एक बात तो आपसे पूछनी ही पड़ेगी रोहन, क्योंकि देखिए आजकल मार्केट की जो चाल हम देख रहे हैं, किस तरह की स्ट्रैटेजी सेंसेक्स का सुपरस्टार में आप अपने पोर्टफोलियो में अपनाएंगे, क्या कुछ आपने सोचा है? पोर्टफोलियो बेसिकली मतलब एक्चुअली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना मतलब रिस्क तो रहता है। इफ यू आर टेकिंग रिस्क लेने की ताकत है कि तो आप इन्वेस्ट कर सकोगे। और मेरा ये है कि ए ग्रेड कंपनी इसमें मैं इन्वेस्ट करूंगा और एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट जब मेरे को मिलता है तो मैं मार्केट से एग्जिट होने का ट्राई कर सकता हूँ। ये मेरा सिंपल स्ट्रेटेजी रहेगा। ऑल राइट रोहन, ऑल द बेस्ट इस कंपटीशन के लिए। और इसी के साथ स्वदेश आर में आज मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन बने रहिए तमाम खबरों की अपडेट के लिए ईटी नाउ स्वदेश पर। नमस्कार।